हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सी दीपक पटेल और मैं आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले वाले चैप्टर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और आप सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारे व्यूज़ देने के लिए। और अब जो है चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन की हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंटली, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और एक बात, ये जो भी पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इससे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, बिना वेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, हमेशा हम लोग चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है मतलब कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट होना। और डेथ का मतलब आप सबको पता है, जो कि नेचुरल कॉज है। तो अगर कोई रिटायरमेंट होता है या तो डेथ होता है, तो कैसे उसकी अकाउंटिंग हमको करनी है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो अकाउंट तो इसमें भी सेम रहेंगे। कौन से अकाउंट रहेंगे इसमें भी? कैपिटल अकाउंट रहेंगे, वही आपको मिलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और बैलेंस शीट यहाँ पर मिलेगा और कैश अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अकाउंट तो सेम रहेंगे। अब आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कब कब हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कब कब हो सकता है, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला, इफ़ देयर इज एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि हमको जो है जब हमारा काम खत्म होगा तब हम इसको छोड़ देंगे, इस फर्म को बंद कर देंगे, तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। या तो कोई एग्रीमेंट है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ये पार्टनर छोड़ देगा, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम पार्टनर्स को रिटायर कर सकते हैं। दूसरा, ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी एक पार्टनर को जाना है, बेचारे की पैसे देने की हालत नहीं है, तो उसको रिटायर कर दो। एट विल बाय गिविंग रिटर्न नोटिस। अगर कोई एक पार्टनर है जो दूसरे पार्टनर के ओपिनियन से मैच नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने मर्जी से एक रिटर्न नोटिस देकर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सिंपल। तो ये हो गया रीजंस कि क्यों पार्टनर रिटायर होते हैं। अब जब भी कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। बताओ, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। हाँ, होगा चेंज। कैसे चेंज होगा? पहले 3 पार्टनर में प्रॉफिट बट रहा था, अब 2 पार्टनर में प्रॉफिट बटेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है वो चेंज होगा। कैसे निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मार्क कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर ये आपने याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और खाली इस चैप्टर के लिए नहीं, हर चैप्टर के लिए आपको ये काम आएगा। जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, रिटायरिंग या फिर डिजीज्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ क्रेडिटेड होती है? क्रेडिटेड यानी कि उसको मिलती है। क्या होती है? मिलती है। कौन सी चीज़ें उसको मिलती है? सबसे पहला, उसका क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि जो भी उसने कैपिटल फर्म में डाला था, जो भी उसके फर्म का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो उसको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो उसको मिलेगा। दूसरी बात, अगर करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट कब खुलता है? जब आपका फिक्स्ड कैपिटल वाला फॉर्मेट होता है तब। अगर आपको याद नहीं तो आप पिछले चैप्टर जाकर देखिए, मैंने बताया था फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सारी चीज़ें बता रखी है। तो जब आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है तब करंट अकाउंट खुलता है, और अगर करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी पार्टनर को मिलेगा। सिंपल। तीसरी बात, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन होगा और वो गुडविल भी उसको मिलेगी। अब सवाल ये कि गुडविल उसको कौन देगा? वो छोड़ के जाएगा, उसको गुडविल तो मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर गुडविल उसको देगा कौन देगा गुडविल उसको? बताइए। उसको गुडविल देंगे जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो भी गेनिंग पार्टनर्स रहेंगे वो उसको गुडविल देंगे। तो तीसरा होगा शेयर ऑफ गुडविल बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर गुडविल देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, या तो रिटायरिंग पार्टनर को, या तो डिजीज्ड पार्टनर को। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों फर्म छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा शेयर ऑफ रिजर्व्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट हमने पहले बांटा नहीं था
ऐसा कुछ प्रॉफिट है, ऐसा कुछ रिजर्व है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गए, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें पार्टनर के रेशियो में उसको मिलेगी। ठीक है। फिर शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूड फिगर रहेगी उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो उसको भी मिलेगा, तो उसको भी मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पार्टनर जा रहा है वो, या तो जो मर गया वो। ठीक है। और शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, पर कब तक का प्रॉफिट मिलेगा? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, यानी कि जब तक की डेट में वो रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन तक जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें उसका जो रेशियो होगा वो उसको मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर 1 जनवरी को रिटायर होता है, 1 जनवरी को रिटायर होता है, तो वो पिछले साल 9 मंथ के लिए रहा कि नहीं? रहा ना 9 मंथ के लिए। तो 9 मंथ के लिए जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से जो इस पार्टनर का प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा। समझ आया? तो शेयर इन द प्रॉफिट्स अप टू द रेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों चीज़ें भी इसको मिलेगी। और ये सारी चीज़ें कौन से साइड में आती है? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर को जो भी मिलने वाला है वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ डेबिट साइड में आएगी, यानी कि कौन सी चीज़ पार्टनर को देनी, पार्टनर से लेनी है। कौन सी चीज़ पार्टनर से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किया है तो उसको माइनस करेंगे डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसको भी माइनस करेंगे। ठीक। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था तो प्लस किया था, और डेबिट बैलेंस रहेगा तो माइनस करेंगे, सिंपल। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है आपके बैलेंस शीट में, अगर आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि पिछले कुछ साल के लॉस है तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आया तो वो भी यहाँ पर माइनस होगा, और अगर इस साल जितना बिजनेस किया उसमें लॉस हुआ तो वो भी इसमें से माइनस होगा। सारी चीज़ें डेबिट साइड में आएंगी। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली इसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस किस चीज़ का होता है? पहला तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का, फिर गुडविल का, फिर adjustment in respect of unrecorded asset liability, distribution of reserves and accumulated profits, ascertainment of share of profit and loss till the date of retirement or death, adjustment of capital और settlement of accounts due to retired deceased partner। ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको सीखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या उस पार्टनर की डेथ होती है, दो सिचुएशन, अगर वो पार्टनर रिटायर होता है या वो पार्टनर की डेथ होती है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकलेगा, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स होंगे अब इनका शेयर बढ़ गया, अब इनका शेयर बढ़ गया। पहले अगर 100 रुपये कमाते थे तो 3 जन में बांटना पड़ता था, अब अगर 100 रुपये कमाएंगे तो खाली 2 जन में बांटना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब ऐसा होगा तब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि नए रेशियो को माइनस करना है पुराने रेशियो से, तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन आ सकती है? पहली सिचुएशन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे और तीनों का रेशियो था 3:2:1, और अब बी चले गया तो खाली ए और बी का रेशियो ले लेंगे, ए और सी का रेशियो ले लेंगे, बी का रेशियो नहीं लेंगे। सिंपल है, कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, आशा, दीप्ति और निशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। कोई दिक्कत नहीं। इफ दीप्ति रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशा एंड निशा विल बी 3:1। समझ आया क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई, जो पार्टनर गया है उसको काट दो और बाकी दो का रेशियो बढ़ जाएगा। समझ आया आपको? तो देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3:1। समझ आया आपको? अब एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है। ABC 3 पार्टनर है। ए का रेशियो है 4, बी का रेशियो है 1 और सी का रेशियो है 3। अब अगर ए चला गया तो बी और सी का रेशियो क्या हो गया? 1:3। समझ आया? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालना है। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। गेनिंग रेशियो इज गिवन which is different than the old ratio in this new share of continuing partner। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर बी गया तो बी का शेयर कौन कौन कितना कितना लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बी का शेयर इन लोग अलग रेशियो में ले रहे हैं तो हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल नवीन, सुरेश और तरुण 3 पार्टनर थे। नवीन, सुरेश और तरुण, ये जो तीनों पार्टनर थे इनका रेशियो था 5:3:2। इजी। सुरेश रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? सुरेश रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन द रेशियो 2:1। यानी कि पहले नवीन, सुरेश, तरुण, इसका था 5/10, इसका था 3/10 और इसका था 2/10। अब सुरेश चले गया तो सुरेश का जो 3/10 है वो नवीन और तरुण कौन से रेशियो में लेकर गए? 2:1। तो ये 3/10 को 2:1 में बांट देंगे। तो देखो नवीन का रेशियो कितना हो जाएगा? नवीन का रेशियो 2/3 इंटू 3/10, 2/3 इंटू 3/10, 6/30। 6/30 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 2/10। अब शेयर एक्वायर्ड बाय तरुण का कितना था? 2/10 का 3/10 का 1/3। तो देखो दोनों केस में इस केस में भी और इस केस में भी 3/10 को बांट रहे हैं। ये 3/10 किसका था? पहले S का था 3/10। अब इस 3/10 को हम लोग बांट दिए नवीन में और तरुण में। नवीन को दे दिए 2/3 और तरुण को दे दिए 1/3, क्योंकि 2:1 में बांटने बोला था। ठीक है, तो इसका हो गया 3/30। सिंप्लीफाई किए तो 1/10। अब नवीन का शेयर कितना हो गया? 5/10 प्लस 2/10 7/10 और तरुण का 2/10 प्लस 1/10 3/10। समझ आया? इजी है। देखो क्या करना, सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर कितना कितना शेयर देकर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में सुरेश जा रहा था 3/10 शेयर देकर। नवीन और तरुण बोलते हैं हम इस 3/10 को 2:1 में बांट लेंगे। तो हमने 3/10 का 2/3 निकाला और 3/10 का 1/3 निकाला और दोनों पार्टनर को बांट दिया, नवीन को और तरुण को। तो नवीन का शेयर अब बढ़ गया, खुद का शेयर प्लस जो नया शेयर मिला वो, और तरुण का भी खुद का शेयर प्लस जो नया शेयर मिला वो। तो रेशियो हो गया 7:3। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट नया रेशियो दिया है, तो आप गेनिंग रेशियो निकाल दो न्यू माइनस ओल्ड करके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला है ABC पार्टनर थे। ABC पार्टनर थे, 3:1:2 था। B गया तो A और C का रेशियो हो गया 1:1। अगर ऐसा दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा गेनिंग रेशियो निकालना।
गिनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक आएगा न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। समझ आया? ऐसे आपको कैलकुलेट करना है सीधा सीधा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आएंगे गुडविल में। कहाँ आएंगे हम? गुडविल में। एक मिनट है ना, मैं चार्ट पे लगा देता हूँ। तो इसके बाद हम आएंगे गुडविल में। गुडविल में आते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल अकाउंट कांट बी रेज्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, गुडविल अकाउंट कांट बी रेज्ड एज ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देयरफॉर ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज डन फॉर गुडविल। ठीक है। अब पहला, व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया है, कैसे पता चलेगा ओल्ड गुडविल दिया है कि नहीं? ओल्ड गुडविल आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई भी गुडविल दिखता है तो उस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो में बांट दो। मेरा एक सवाल है, कैसे बांटोगे? अगर आपको पिछला चैप्टर याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि गुडविल कैसे बांटना है। गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, क्योंकि वो एसेट होता है। अब उसको बांटना है तो गुडविल को कर देंगे क्रेडिट और बाकी सारे पार्टनर को कर देंगे डेबिट। इजी। गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है तो गुडविल को बांटना है तो उसको करेंगे क्रेडिट और सारे पार्टनर को कर देंगे डेबिट। सिंपल। ठीक। अब अगर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना, पुराना गुडविल तो बांट दिए, जब ये पार्टनर जाएगा तो बोलेगा मेरे को गुडविल का पैसा चाहिए, क्योंकि जब मैं आया था तब तुम लोग गुडविल का पैसा लिए थे, अब मैं जाऊंगा तो भी मेरे को गुडविल का पैसा चाहिए। तो लोग बोलेंगे ठीक है ले लो। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर गुडविल का पैसा देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। हमेशा से ऐसे ही होता है, जो पार्टनर गेन करता है वो पैसा देता है सेक्रीफाइसिंग वाले को। ठीक है। तो जिसको पैसा मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट, जो पैसा देगा उसका अकाउंट डेबिट। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में ऊपर वाले सारे जो पार्टनर्स है ये गेनिंग पार्टनर है। कौन से पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। और ये नीचे वाले कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर जो भी शेयर रहता है वो ले लेते हैं और गुडविल का पैसा दे देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये होती है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री। फिर कई बार गुडविल हिडन होता है। हिडन होता है मतलब कि आपको एसेट और लायबिलिटीज दिया होगा क्वेश्चन में, आपको एसेट और लायबिलिटीज दिया होगा क्वेश्चन में, आप एसेट माइनस लायबिलिटीज करोगे तो कैपिटल आएगा। अगर आपको कोई बिजनेस खरीदना है तो आपको कैपिटल जितना पैसा देना चाहिए, और अगर आप कैपिटल से ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो वो हो गया आपका गुडविल। वो हो गया आपका गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं, तो बैलेंस शीट में इधर कैपिटल होगा, इधर लायबिलिटी होगा और इधर एसेट होगा। माने चलो मेरा एसेट 10 लाख है, लायबिलिटीज 3 लाख है, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख। अगर मैं इस बिजनेस को खरीदने के लिए 8 लाख दे रहा हूं तो मेरा गुडविल कितना हो जाएगा? 1 लाख। समझ आया? क्योंकि 7 लाख का कैपिटल मैं 8 लाख पे कर रहा हूं तो ये हो गया गुडविल 1 लाख। इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक है। फिर हिडन गुडविल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के एंगल से, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप उसको पढ़ सकते हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो देखो, वहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, सेम वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी बनेगा, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा।
उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब आते हैं एडजस्टमेंट, चौथा नंबर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करना है? अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, कौन सा साइड में? लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, तीनों को डेबिट कर दो, तीनों को डेबिट कर दो और सारे पार्टनर्स को बांट दो, सारे पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्यों? क्योंकि भाई साहब पुराने पार्टनर को भी तो बांटोगे, ठीक है, जो जा रहा है उसको भी तो देना पड़ेगा। हाँ, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये तीनों को याद कैसे रखना है? लायबिलिटी साइड में आते हैं तीनों, तो इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो टू राइट ऑफ करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो तीनों को डेबिट कर दिए और ऑल पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए। सिंपल है, ठीक। अब स्पेसिफिक फंड, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फंड आते हैं, एक आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसका मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। देखो क्या होता है, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये है कि अगर कोई स्टाफ का क्लेम आएगा फ्यूचर में तो कंपनी इस रिजर्व से उठाकर उसका पैसा दे देगी। अगर कोई वर्कमैन का क्लेम आता है फ्यूचर में तो कंपनी इस रिजर्व में से पैसा उठा के दे देगी। सिंपल। अब समझ लो रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख, रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। समझ लो रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख, पहला क्लेम आया 10,000 का, क्लेम आया 10,000 का, तो ट्रांसफर कर देंगे 90,000 टू ओल्ड पार्टनर। इजी। अगर 10,000 का क्लेम आया तो बाकी के बच गए 90, उसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर को। सेकेंड, अगर क्लेम आया 1 लाख का तो नो ट्रांसफर, पार्टनर को कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर को कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड, अगर क्लेम आया 1,20,000 का तो 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। इजी। और ये जो क्लेम की एंट्री है, ये जो क्लेम की एंट्री है, ये एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट में जाएगा। इजी। 10,000, 1 लाख और 1,20,000 ये तीनों WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट में जाएगा। जितना क्लेम अकाउंट में है उतना, जितना क्लेम अकाउंट में है उतना, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। कौन से अकाउंट में डालना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। समझ आया आपको? समझ आया आपको? अब पहला केस, अगर क्लेम 10,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है और क्लेम 10,000 है, तो पहली एंट्री होगी मेरी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर। टोटल रिजर्व में 1 लाख था,
क्लेम 10,000 का था और बाकी का 90,000 पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे। इजी, ये था पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन 1 लाख का था, क्लेम भी 1 लाख का और वो भी 1 लाख का, तो WCR डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। ये हो गया सिंपल एंट्री, पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तीसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन क्लेम। यहाँ पर क्लेम ज़्यादा है, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्लेम ज़्यादा है। कितना है क्लेम? 1,20,000 का क्लेम है, तो 1,20,000 का क्लेम होगा, तो जो 20,000 कम पड़ गया वो यहाँ पर आ जाएगा और लिखेंगे इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझ आई आपको 3 एंट्री? समझ आई आपको 3 एंट्री? आई होप आपको ये तीनों एंट्री समझ आई हो। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या मतलब होता है? हम लोग शेयर्स खरीदते हैं शेयर मार्केट में, और जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है ना। हाँ, तो ये जो फ्लक्चुएशन फंड है ये तब काम आता है जब शेयर की प्राइस बहुत कम हो जाए, तो हम इस फंड से निकाल कर उसमें पैसा डाल देते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसका भी सेम रखेंगे। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो 1 लाख का है, 1 लाख का है, पहला सिचुएशन, अगर मेरा पास्ट वैल्यू था 90,000 और प्रेजेंट वैल्यू है 80,000, तो कितना फंड रिक्वायर होगा? बताओ कितना फंड रिक्वायर होगा? 10,000। अगर मेरा पास्ट 90,000 था, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, तो रिक्वायर्ड फंड नथिंग रिक्वायर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। जब प्रेजेंट वैल्यू कम होगा तभी हमको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा, 10 लाख का पास्ट वैल्यू था, 8.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू है, तो फंड्स रिक्वायर 1,50,000 लगेंगे, 1.5 लाख, और हमारे पास है कितना? 1 लाख, तो -1 लाख इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और जो 50,000 बच गया वो जाएगा रिवैल्यूएशन में। सेम उसी के जैसा है, खाली यहाँ पर हमको पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है, और याद रखना अगर प्रेजेंट वैल्यू कम है तो ही फंड में से पैसा उठाना है, ज़्यादा है तो नहीं उठाना। अब पहले सिचुएशन में क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर 90,000। समझ आया हमने क्या किया? इजी, हमने पूरे फंड को डेबिट कर दिया 1 लाख से, इन्वेस्टमेंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया क्योंकि फंड रिक्वायर्ड 10,000 था, और ओल्ड पार्टनर को बाकी का पैसा बांट दिया। दूसरा सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1 लाख। क्या फंड की ज़रूरत है? नहीं है, तो पूरा बांट देंगे टू ओल्ड पार्टनर 1 लाख। इजी था, ठीक है। तीसरे सिचुएशन में 1.5 लाख की ज़रूरत है, पर हमारे पास है 1 लाख, तो 50,000 रिवैल्यूएशन से लेंगे। पहला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, क्योंकि 1 ही लाख का बैलेंस था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए था हमको? 1.5 लाख चाहिए था, तो बचा कितना? 50,000, तो 50,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फंड। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं वापस, क्वेश्चन में नहीं हमारे रिवीजन में आते हैं। देखो एंट्रीज वही लिखी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पार्टनर्स, जितना बचा होगा वो लिखा है, एक्सेस जो भी एक्सेस रहेगा वो। ठीक है, लॉस होगा तो लॉस को कैसे बांटेंगे, लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को फुल अमाउंट कैश में दे रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कुछ नहीं दे रहे हैं तो रिटायर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर लोन, तो लोन में डाल देंगे। जो पार्टनर जा रहा है छोड़ के, उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पूरा कैश लेकर जा, पूरा कैश लेकर गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कैश फॉर्म में नहीं है तो लोन दे दे, तो उसके लोन अकाउंट में चले जाएगा। तीसरा ऑप्शन 50% कैश ले ले, या फिर 30% कैश ले ले, या फिर 20% कैश ले ले और बाकी का बचा लोन में डाल दे, तो 2 कैश 2 लोन दोनों एक साथ आ जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर में ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। लोन का सेटलमेंट कैसे होगा भाई साहब, लोन का सेटलमेंट होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे वैसे। अब पहला सवाल, अगर कोई लोन दिया है आपको तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होगा कि इनकम? इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर जब पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। इजी। जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा हर साल के एंड में आता है, तब आपको करना है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और जब आप पेमेंट करोगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल। अब आते हैं एडजस्टेड कैपिटल में। एडजस्टेड कैपिटल में यानी कि जितना भी कैपिटल कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा वो नए पार्टनर्स लेकर आएंगे। देखते हैं, उसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट। आशा, दीपा, लता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. Deepa retires after making all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit, etc. The capital of Asha and Lata showed a credit balance of 1,60,000 और 80,000 respectively. आशा, दीपा और लता 3 दोस्त थे, 3:2:1 में बिजनेस चलाते थे। अब दीपा जा रही है तो आशा और लता का बैलेंस कितना है? 1,60,000 और 80,000। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसके हिसाब से इन लोग अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल 1,60,000 प्लस 80,000 2,40,000। दोनों पार्टनर के कैपिटल को प्लस कर दिया हमने, तो आ गया 2,40,000। अब रेशियो क्या बना? डी तो चले गई, तो रेशियो क्या बना? 3:1। तो 3:1 में हम बांटेंगे, 1,80,000 और 60,000 आएगा। तो अब आशा को अपना बैलेंस रखना है 1,80,000 और लता को रखना है 60,000। तो आइए देखते हैं, आशा को रखना था 1,80, लता को रखना था 60। उन लोगों का प्रेजेंट बैलेंस है 1,60 और 80, यानी कि आशा को 20,000 लेकर आना पड़ेगा और लता को 20,000 देना पड़ेगा। आशा को 20,000 लेकर आना पड़ेगा, लता को 20,000 देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नया कैपिटल आशा का ज़्यादा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है, और लता का एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है और न्यू कैपिटल कम है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा 20,000 रुपीज़। ठीक है, लता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपीज़। ठीक है, समझ आया आप लोग को? ठीक। अब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी क्लेम रहता है उसको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, अब रिटायरमेंट जो है हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है, पर डेथ तो कभी भी हो सकती है ना। देखो, अगर किसी पार्टनर को छोड़ के जाना होगा तो वो हमेशा एक अच्छी डेट सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद चले जाऊंगा या फिर इस ईयर के बाद चले जाऊंगा, ऐसा बोलेगा, बीच से तो उठ के नहीं जाएगा। पर अगर कोई बेचारा गुजर गया तो वो तो कभी भी गुजर सकता है ना, कभी भी गुजर सकता है। तो अगर कोई बंदा कभी भी गुजरता है तो हमको उसका प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? पहला ऑन टाइम बेसिस कि अगर भाई साहब
टाइम के बेसिस पे बांटना है तो कैसे बांटेंगे? प्रोपोर्शनली प्रॉफिट द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, या फिर हम बांटेंगे टर्नओवर के बेसिस पे। अब कैसे बांटना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान के चलो कोई पार्टनर गुजर गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ये बकुल वाला, बकुल चंपक दर्शन वाला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? फॉर एग्जाम्पल, बकुल, चंपक एंड दर्शन were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:4:1. Profit of the firm for the year ending 31st March 2017 were 1 लाख. चंपक died on June 30, 2017. चंपक कब मरा बेचारा? जून 30, 2017 को मरा। बकुल एंड दर्शन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन लोग बोलते हैं कि अब बाकी का प्रॉफिट हम लोग इक्वली बांटेंगे। चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1 टू जून 30 शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। पहला सवाल, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2018 में ही स्टार्ट होगा इसका फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2018 में इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सॉरी, 1 अप्रैल 2017 में इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 2017 में, 1 अप्रैल 2017 में, और चंपक मर गया जून 30 को। तो चंपक कितने महीने रहा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने रहा। और पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख। तो हमको क्या करना है, ये जो 1 लाख था इसको चंपक, हम लोग ये मानेंगे कि पिछले साल 1 लाख प्रॉफिट हुआ, इस साल भी 1 लाख प्रॉफिट होगा। तो चंपक 30 जून को मरेगा, तो चंपक को वो 1 लाख के प्रॉफिट को बांटेंगे। कैसे? 1 लाख का प्रॉफिट था, कितने महीने का? 3 महीने का, तो इंटू 3/12। और चंपक का रेशियो क्या था? 4, तो 4/10 था ना चंपक का रेशियो। देखो 4/10, तो 4/10, तो 1 लाख इंटू 3/12 इंटू 4/10, 10,000 चंपक को मिलेगा। पर सवाल ये है कि पिछले बार का प्रॉफिट इस बार क्यों बांट रहे हैं? ये 1 लाख तो 31 मार्च 17 तक का है, तो उसको इस बार क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि भाई साहब, इस साल का प्रॉफिट तो इस साल के आखिरी में निकलेगा, और इस साल के आखिरी में निकलेगा प्रॉफिट, तब तक तो उसका अकाउंट सेटल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ उतना इस साल भी प्रॉफिट होगा, और अगर इस साल उतना प्रॉफिट होगा तो आपका शेयर 10,000 है, आप 10,000 लो और घर पे चले जाओ। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू चंपास कैपिटल अकाउंट 10,000, कहानी खत्म। अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट के बराबर होगा, तो हमको ये काम करना है, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, अल्टरनेटिवली चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। चंपक के घर वाले आए, चंपक के घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब पिछले साल तो कोविड था, पिछले साल तो कोविड था, तो आप कोविड का प्रॉफिट मेरे को बांट रहे हो, उसके पहले जब करोड़ों कमा रहे थे तब उसका नहीं देख रहे हो, है ना। ये तो सही बात है। अगर मान के चलो पिछले साल किसी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो गई, तो पार्टनर जो बेचारा मर गया उसको तो पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप प्रॉफिट बांट रहे हो, है ना। तो अब क्या हो गया, चंपक के घर वाले आए, बोलते हैं कि मेरे को ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बांटो। हम लोग बोले ठीक है, आ जाओ। पहले साल का प्रॉफिट 1,54,000, 1 लाख और 1,36,000, तीनों का एवरेज निकाल दिए, तो आ गया 3,90,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,30,000, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब मैं एवरेज प्रॉफिट को बांटूंगा 1,30,000 इंटू 3/12 क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट है, और इंटू 4/10 क्योंकि इसका रेशियो 4/10 है, तो 13,000 रुपीज़ इसको मिलेंगे। तो आप देख रहे हो अमाउंट में फ़र्क, ऊपर वाले में डायरेक्ट बांट दिए थे तो इसको
10,000 मिल रहा था, पर नीचे वाले में एवरेज करके बांटे तो इसको 13,000 मिल रहा है, तो एवरेज के हिसाब से भी प्रॉफिट बांट सकते हैं। अब एक लास्ट, अगर टर्नओवर के बेसिस पे नापना है तो कैसे नापेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीमेंट बोलता है कि जो भी प्रॉफिट है वो सेल्स के बेसिस पे बटेगा। 15-16 की सेल थी 8 लाख, 15-16 की सेल थी 8 लाख, कितनी सेल थी 15-16 की? 8 लाख। एंड सेल्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू जून 70 1.5 लाख। जिस साल को वो भरा उस साल अभी तक टर्नओवर कितना हो चुका है? 1.5 लाख। पिछले साल पूरा टर्नओवर कितना हुआ था? 8 लाख। चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और ये 1 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख का प्रॉफिट 1 लाख है। कैसे? देखो, ऊपर एग्जांपल में मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है। देखो कहाँ पर अपन देखे थे ना, 1 लाख रुपीज। ये देखो, ये 1 लाख दिखा, 1 लाख, यही 1 लाख की बात चल रही है अभी। सवाल ये है, अगर उसका इस साल का टर्नओवर 8 लाख है तो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। इस साल का टर्नओवर 8 लाख है तो प्रॉफिट 1 लाख है। पर अगर इस साल का टर्नओवर 1.5 लाख, जब तक वो मरा तब तक 1.5 लाख था, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो कैसे अनुमान लगाएंगे? 1 लाख का प्रॉफिट 8 लाख के बराबर, ठीक है, और हमको चाहिए 1.5 लाख के बराबर। तो आ जाएगा 18,750। 1 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 1,50,000। जो जिसके बराबर है उसको उससे डिवाइड करो, जो जिसके बराबर है उसको उससे डिवाइड करो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि 18,750 कहाँ से आया। ये 18,750 मेरा प्रॉफिट है। फिर इस 18,750 को मैं 4/10 बांटूंगा तो 7,500 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7,500 रुपये मिलेंगे। ये हो गया आपका लास्ट। कैसे हमने डिसाइड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने डायरेक्ट बांटा, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल के बांटा, और फिर हम सेल्स के बेसिस पे बांट रहे हैं। अगर 8 लाख की सेल है तो 1 लाख का प्रॉफिट, तो 1.5 लाख की सेल है तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 1 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 1.5 लाख, 18,750 इतना होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर कवर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की डिसोल्यूशन की अगले वीडियो में। और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करिए कि आपके क्या डाउट्स है। आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।